कहने को रजनी के पास जैसा परिवार था, हर कोई वैसा ही एक परिवार की कामना करता था। परिवार में सब था। बिस्तर पर पड़ा उसका बीमार पति, घर में चहल पहल करते उसके पोता पोती, बहुएं, बेटे और कभी कभी घर में आने वाली शादीशुदा बेटी भी। एक दिन की बात है, मीरा रोते हुए घर आती है और उसके भाई विनोद और लखन उसको बैठकर सलाहते हैं। कुछ बोल तो बच्ची, तुझे देखकर मेरा ममता से भरा दिल बहता जा रहा है। मेरी बच्ची की आंख में आंसू। वो उनकी नौकरी जाने के बाद गांव वाली छोटी सी दुकान भी कर्जदारों ने छीन ली माँ, सब खत्म हो गया। ये सुनते ही रजनी अपने पति की ओर देखती है और उठकर अलमारी से जाकर 5 लाख रुपए निकालकर मीरा को दे देती है। दोनों भाई कुछ नहीं बोलते और मीरा खुशी खुशी पैसे ले जाती है, मगर विनोद को थोड़ी सी कसमसाहट हुई। लखन, तुझे ये बात अजीब नहीं लगी? क्या बात बड़े भाई, छोटी की शादी में तो माँ बाबा ने भर भर के पैसा लगा ही दिया था, तो अब ये किस बात का पैसा लेकर गई है? छोड़ो ना भैया, छोटी हमसे अलग है क्या? जरूरत में परिवार काम आ गया, बस यही गनीमत है। नहीं, तू नहीं समझता है, ये जो मीरा पैसे लेकर गई है ये हमारे हक के थे। सोच, माँ बाबा अगर इस तरह से इसे पैसे देते रहे तो हमें क्या मिलेगा? पर लखन के अंदर पैसे का भाव कभी नहीं आता है और विनोद की आंखों में फिर मीरा का घर में आना जाना खटकने लगा। अगर इस मीरा का घर आना जाना बंद ना हुआ तो ये बुढ़िया तो इस पर सब लुटा देगी। पता नहीं हर बार कितना कितना बांध कर देती होगी इसे, और ये बेशर्म लपेट कर ले जाती है। विनोद अब रजनी के पास सीधे गया और जाकर बोला, माँ, मेरे को भी पैसों की जरूरत है, तू मुझे मेरे हिस्से के पैसे एक ही बार में दे दे। अरे मेरे लाल को क्या हो गया? इधर आ, मेरे पास तेरे लिए बहुत कुछ है। रजनी ने लॉकर में रखा सारा पैसा विनोद को दे दिया। वहाँ बस कुछ बिखरे नोट ही बचे थे। मेरा श्रवण कुमार है तू, ले ले, ये सब ले ले। तेरे पर तो हमारा बुढ़ापा टिका है बेटा, इन पैसों से खूब तरक्की कर। और विनोद एकदम खुश होकर पैसे लेकर पैसों संग होली खेलने लगता है। अब मेरी बहन क्या ही लूट कर ले जाएगी। और अब से मीरा घर आने लगती है तो विनोद उसे मुंह फेर लेता है। रजनी भी जाते हुए उसे हर बार की तरह 500 की जगह 50 रुपए देने लग गई थी। धीरे धीरे मीरा विनोद की जगह सिर्फ लखन के पास जाने लगी और पैसे जैसी चीज ने एक ही घर के टुकड़ों में बांट दिया। लखन के पास ज्यादा पैसा नहीं था। बीवी, परिवार, बच्चों का करने के बाद उसके पास मीरा को देने के लिए बस 20 रुपए ही होते थे। ले बहन, तेरी विदाई। पर तेरा ये छोटा भाई भैया जितना दिलदार नहीं है, पर तू मेरे पास आना बंद तो नहीं कर देगी ना? और लखन मीरा को इमोशनल होकर गले लगा लेता है। मुझे सच में उन पैसों की जरूरत थी भाई, मगर जैसे ही उनका काम चलने लगेगा मैं वो वापस कर दूंगी। चुप कर तू, छोटी है छोटी रह। माँ बाबा पर जो हमारा हक है वही तेरा रहेगा। बेटी, शादी के बाद माँ बाबा क्या थोड़ी ही बांट सकती हैं? ऐसा नहीं होता है। और लखन चुपचाप उसी छत के नीचे रहा जहाँ रजनी का एक तरफ तो विनोद का हर तरह से लालन पालन कर रही थी और दूसरी ओर लखन की ओर तक देखती नहीं थी। और एक दिन, माँ, पिताजी, वो मुझे नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर बाजार से उठाऊंगा तो ब्याज देना होगा, तो अगर आपसे मिल जाते तो। हाँ, आ गया हाथ फैलाए, रुक लाती हूँ। रजनी लॉकर खोलकर वहाँ रखे सारे छुट्टे पैसे चुपकर लखन के सामने रखती है, जो कुल मिलाकर 500 रुपए भी नहीं थे। ले, रख ले ये टुकड़े। और लखन बिना कुछ बोले रजनी के पांव छूकर उन टुकड़ों को उठाकर चला जाता है। रजनी अपने पति के साथ बैठकर फिर बतियाने लगती है। लखन पर तो मेरा कभी भी मन ही नहीं रहा। पहली औलाद तो पहली ही होती है। मेरा विनोद ही बनेगा श्रवण बेटा मेरा। मगर लखन काम के लिए परिवार संग घर छोड़कर चला जाता है और फिर होती है शुरुआत श्रवण बेटे की। विनोद ने पैसों की ऐसी होली खेली थी कि एक एक करके रजनी के शरीर पर पहने जेवर भी बेच दिए। और एक दिन ऐसा आया जब उसने रजनी और उसके बीमार पति को घर से निकाल दिया। मेरे बेटे, क्या कर रहा है तू? मैंने तो पूरी जिंदगी तुझ पर ही अपनी छाती टेकी रही और तूने मुझे को ही। निकल जाओ तुम दोनों, पूरी जिंदगी किया ही क्या है? और बुढ़िया तू, भर भर मुट्ठी तूने तो अपनी दौलत बेटी और छोटे बेटे पर लुटा दी। अब देख, तेरे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब मैं तुम दोनों को पालूं या अपने परिवार को पालूं? जाओ बस। और विनोद रजनी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। रजनी सफेद हो चुकी थी। ये क्या हुआ जी? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा रजनी? तुमने हमेशा बच्चों में भेदभाव किया और मैं कुछ बोलता तो मेरी बोलती बंद कर देती। मैं जानता था एक दिन आएगा, ऐसा जरूर आएगा। औलाद तो तीनों तूने ही जन्मी थी ना रजनी, तो फिर भेदभाव क्यों किया? और वहाँ मीरा आती है। वो अपनी आंखों से उनकी ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। माँ,
सोने से बैठे लखन भैया को तूने ठोकर मारकर बस एक ही औलाद को सौंप दिया ना सब कुछ। कैसे कर लिया था माँ? लखन भैया को सच में काम के लिए पैसे चाहिए थे। खुद का हक होने पर भी वह उधार मांग रहे थे, पर तेरा पत्थर दिल ना पिघला। वो तुझ जैसे नहीं है। चल मेरे साथ। और मीरा रजनी और बाबा को हाथ पकड़कर एक छोटे से घर के बाहर ले जाती है, जहाँ लखन अपने परिवार के साथ रह रहा था। बेटा इधर तो तुम्हारे लिए ही कम जगह है। अरे माँ बाबा, अंदर तो आओ, इस घर में बहुत जगह है, हम सब यहीं रहेंगे। उस दिन रजनी छलकती आंखों से लखन के गले लगाकर खूब रोती है। माँ जब भी बच्चों में भेदभाव करेगी तो ऊपर वाले की लाठी तो खाएगी ही। माफ कर दे बेटा। सब भूल जा माँ, हम यहीं रहेंगे अब से। उधर विनोद के पास बड़ा घर था, सिवाय रिश्तों के। न राखी बांधने को बहन, न सिर सहलाने को माँ, न गले लगाने को भाई। सब छूट गया और आखिर में रजनी जिस बेटे के लिए पत्थर थी, उसी के लिए मोम से पिघल गई थी। माँ की ममता भी हमेशा सही परिणाम लाए, यह जरूरी नहीं है। हॉस्पिटल से निकलते हुए वर्षा के हाथ में एक रिपोर्ट थी और आंखों में आंसू। वह घर जाती है और गुमसुम अपने कमरे में बैठ जाती है। वर्षा अपने पति श्लोक के साथ रहती थी। दोनों में इतना प्रेम था जैसे कि दो हंसों का जोड़ा। आज तक ना कोई लड़ाई, ना कोई शिकायत। बस एक दूसरे का चेहरा देखकर एक दूसरे के मन को पढ़ लेने वाले थे दोनों। मगर आज वर्षा कुछ अलग नजर आ रही थी। लग रहा था मानो उसके अंदर कोई शांत तूफान बाहर निकलने की कोशिश बार बार कर रहा था। कितना वीरान है ये घर, और उससे भी वीरान है हमारी जिंदगी। क्यों हो गया ये? क्यों क्यों क्यों? वर्षा फूट फूट कर रो रही थी। तभी वह पास की दराज खोलती है और उसमें से जहर की शीशी निकालकर रसोई की ओर बढ़ती है। वर्षा रोते हुए चाय बना रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है और वह दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर उसका पति श्लोक था। श्लोक, तुम आ गए? हाँ डार्लिंग, मैं आ गया, और एक गुड न्यूज भी है। मेरे पास भी। पहले तुम मेरी सुनोगी। वर्षा वर्षा वर्षा, भगवान हम सबकी मेहनत जरूर देखता है। वर्षा, आखिर होम लोन अप्लाई हो गया। अब तुम, मैं और हमारे छोटू बेबी बड़े घर में रहेंगे। मैं इतना खुश हूं ना वर्षा, बता नहीं सकता। श्लोक वर्षा को चूमकर उसे गोदी में उठाकर घुमाने लगता है। ओह सॉरी, मैं तुम्हारी खबर तो सुनना ही भूल गया। बताओ ना जान, क्या बात है? आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ फिर बताती हूँ। और वर्षा अंदर जाकर उबलती हुई चाय में जहर डाल देती है और अच्छे से उबालकर छान लेती है। लो श्लोक, पहले चाय की चुस्की लो और फिर जानना। जान, तुम्हारे हाथ की चाय तो क्या, मैं जहर तक पी सकता हूँ। लाओ, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। श्लोक चाय की चुस्की लेने को कप को पास ले जा ही रहा था कि वर्षा उसे घूर कर देख रही थी। तभी अचानक उसे होश आता है और वह उसके हाथ को झटक कर कप नीचे गिरा देती है। इसे ना पियो, इसमें जहर है। जहर? मगर वो कैसे आया? मैंने डाला था श्लोक, मैंने। सब खत्म हो गया श्लोक। पहले तुमको जहर देकर फिर खुद भी पी लेती, ताकि सब एक झटके में ही ठीक हो जाए। कल तक जो वर्षा जीने के लिए श्लोक से लड़ रही थी, आज वह मरने के लिए लड़ रही थी। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया था? वर्षा श्लोक को हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देती है। मुझे एड्स है श्लोक, और ये मुझे तुमसे मिला है। मेरी जिंदगी खत्म कर दी तुमने। तुम्हें एड्स है ये बात जानकर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। और तुमको एड्स कैसे है? यानी तुम कहीं बाहर भी। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। ये बच्चा मेरे अंदर जी नहीं, मर रहा है। मैं इसको भी जन्म देकर क्यों इसका जीवन नरक करूं? मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ। हाँ, मैं मर जाऊंगी। वर्षा दौड़कर रसोई में रखी जहर की शीशी उठाकर पी ही रही होती है तो श्लोक आकर उसको फेंक देता है और वर्षा को थप्पड़ मारता है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें मरता देख लूंगा। मार तो दिया है तुमने मुझे, मेरे अंदर तुम्हारी बीमारी देकर। सच बताओ, किस वैश्य के साथ सोकर आए थे जो तुमको ये बीमारी लगी? कम ऑन वर्षा, प्लीज, तुम सचमुच पागल हो गई हो। श्लोक वर्षा की बात सुनकर हिल गया था और वह दूसरे कमरे जाने लगता है कि वर्षा पीछे से चिल्ला रही थी। हाँ, दिखा दो पीठ। हमेशा पीठ ही तो दिखाई है तुमने, और किया क्या है? पहले मेरे माँ बाबा से मेरा हाथ मांगने की बजाय पीठ दिखाकर मुझे भगा ले आए। फिर पीठ दिखाकर रोज मुझे अकेला छोड़कर ऑफिस निकल जाते थे, या कहूँ तो अपनी तलब मिटाने ना जाने कहाँ जाते थे। और आज जब मैं मर रही हूँ तब भी तुम पीठ दिखाकर जा रहे हो। मैं तो जानती हूँ जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आया
तब भी तुम बाप बनने से भी पीठ। वर्षा बोल ही रही थी कि श्लोक ने दरवाजा जोर से मारा और वर्षा की बात आधी ही रह गई। वर्षा वहीं सोफे के पास जाकर बैठकर रोने लगी और रोते रोते सांझ हो गई। अंदर श्लोक भी जमीन पर बैठा वर्षा की तस्वीरें सीने से लगाकर रो रहा था। तभी उसे छत का हिलता हुआ पंखा दिखता है और वो मुस्कुरा देता है। मैं कभी पीठ नहीं दिखाता था वर्षा, मैं बस मेरी पीठ को तुम्हारे लिए मजबूत दीवार की तरह अड़ा देता था। सोचता था कि जितना कमाऊंगा हमारा बच्चा उतना आराम से जिएगा। सोचता था अगर तुमको घर से भगाऊंगा नहीं तो हम हमेशा के लिए कहीं जुदा ना हो जाए। आज भी तुम्हारा दर्द देख नहीं सका, तब मुड़कर आ गया, मगर मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी नहीं। मुझको माफ करना वर्षा, मैं तुमको खुश नहीं रख सका। और श्लोक टेबल लगाकर फांसी का फंदा बनाकर वहां खड़ा हो जाता है और आंख बंद करके इस घर में पहला दिन याद करता है जब श्लोक दुल्हन बनी वर्षा को गोद में उठाए इस घर में पहली बार घुसा था। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह फंदा गले में डाल लेता है। उधर वर्षा के पास एक कॉल आती है। हेलो मिसेस वर्षा, मैं मेट्रो हॉस्पिटल से हेड नर्स बोल रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, मगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपको आज जो रिपोर्ट मिली है वो गलत है। आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जिसमें आप और बेबी एकदम स्वस्थ हैं। आई एम रियली सॉरी। वर्षा ये सुनकर हैरान थी। वह खुश थी मगर जाहिर नहीं कर पा रही थी। वह मुड़कर श्लोक के कमरे की ओर दौड़ती है मगर दरवाजा बंद था। श्लोक सब ठीक है जान, सब मेरी ही गलती थी। मैंने एक बार भी इस मामले के बारे में जानने के बजाय सब सच मान लिया और तुम्हें ये सब बोला। मुझे माफ कर दो जान, बाहर आ जाओ। श्लोक अभी भी टेबल पर था। वह फंदा गले से निकालकर दरवाजा खोलता है तो वर्षा उसे लिपट जाती है और उसे चूमकर खूब रोती है। हॉस्पिटल से फोन आया था, बीबी पे रिपोर्ट्स गलत है, एकदम गलत, और मैंने उसे सच मानकर तुमको क्या कुछ नहीं कहा। सब मेरी ही गलती है, माफ कर दो मुझे। बस मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छू सकता और मेरी पीठ काटता नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए दीवार बनेगी, मेरी वर्षा के लिए गमों से बचने की छत बनेगी। और वर्षा और श्लोक खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक गलत चीज रिश्ते को खराब कर सकती है, इसलिए हमेशा वक्त लेकर फैसले लें और एड्स जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक भी रहें और हमारे चैनल के प्रति प्यार बरसाते रहें, क्योंकि कहानीबाज सीरीज में सीख, प्रेम, दर्द सब मिलेगा। तो देखते रहें लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अखबार के मेन पेज पर खबर थी, बहू ने ससुर को बहकाया और दोनों घर से हुए फरार। इस खबर को पढ़कर तो पूरे मोहल्ले में ही सुसाहट मच गई थी। तभी मालती मुरारी को चाय थमाते हुए अखबार उठाती है। हे राम, ये आजकल की बहुएं तो बच्चलन रहती ही है, मगर ए जी, तुम क्या चाय की चुस्कड़ियां ले रहे हो? इधर लाओ, मेरा तो बीपी ही चसपुस हो रहा है आज की खबर पढ़ के। ठंड रख मालती, ठंड रख। अरे मैं क्या ठंड रखूं, ये बहुएं तो उल्टा रहती ही है, मगर ये ससुर इनको कौन सी जन्म जन्म की आग लगी पड़ी है जो हरामखोर बुझी नहीं रही। ये तो अच्छा हुआ तुम ठंडे पड़ गए हो, वरना तो। निमोली बेटा, तेरी सास का बीपी बढ़ रहा है, ये अखबार ले जा। और सुंदर सी निमोली मुरारी की एक आवाज में दौड़कर अखबार हटा लेती है। ये देख मालती का माथा ठनका। एक सेकेंड, जब मैं आवाज लगाती तब तो तेरे कानपुर में दिल्ली का चक्का जाम हो जाता है। मैं चीख कर बहरा जाती हूँ, मगर ये निमोली आती ना और इनकी एक आवाज में भाग कर आ गई। हाँ वो माँ जी, वो मैं डैडी जी की आवाज आई तो बस। अरे माँ, तुम ये हल्ला हुल्ला पत्रिका मत पढ़ा करो, ये सब यूं ही खबर छापते हैं। तुम मस्त रहो, मेरी निमोली नाम से ही मीठी है, वैसे एकदम नीम के पत्ते जैसी कड़वी है ये तो मैंने पटा लिया इसे। बाबूजी में वो बात नहीं जो निमोली घास भी डाले। राम 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 राम। माँ बेटे दोनों ही कैसी अश्लील बातें कर रहे हो। मालती, निमोली मेरी बेटी जैसी है। क्या बेटी जैसी? ला रे निमोली, अखबार दे तो। लो जी, अखबार की दूसरी साइड पढ़ो जरा। ससुराल से भागकर आई बेटी ने बोला मुझे डैडी ही पसंद है। लो सुन लो, देखा, ये भी तो डैडी ही बुलाती है तुमको। बच के रहना, आजकल ये डैडियों संग भी लीलाएं हो रही हैं। कलजुग है भैया, घोर कलजुग। मैं तो राम नाम जपूंगी बस। मुरारी और मालती एक दूसरे की ओर चोर निगाहों से देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। दोपहर में जब निमोली अकेली रसोई में थी तो मुरारी बहाने से वहां आता है। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हाँ डैडी जी, ये सब ठीक नहीं हो रहा। अखबार में भी अभी खबरों का आना था, ऐसे में अब हम मिल नहीं सकेंगे। अरे उस मालती की दोनों आंखें घूरती जो रहेंगी। कुछ तो सोचना होगा निमोली, तुमसे मिले बिना कैसे रह पाऊंगा मैं। अब तो वो रास्ता भी बंद हो गया डैडी जी, क्या ही करें। एक रास्ता है,
जो हम दिन में छिपकर मिलते थे वही हम रात में भी तो छिपकर मिल सकते हैं। तुम अगर राजी हो तो। ओह यस डैडी जी, ये तो फाड़ू प्लान है। रात में हमें कोई देख भी नहीं सकेगा और दोनों आराम से। आराम से? दोनों आराम से क्या निमोली? रात में दोनों आराम से क्या? अरे मालती, कुछ नहीं, बस बहू बेटे के साथ पिक्चर देखने जाना चाह रही है नाइट शो पर। तो मैं कह रहा था रात को आराम से एंजॉय कर सकोगे। हो आओ। मुरारी सकपकाकर वहाँ से चला गया, मगर मालती कुछ अलग माजरा भाप लेती है और मोहित के पास जाती है। मोहित बेटा, ये बहू ससुर में कुछ तो गलत सलत चल रहा है। मैं सब देखकर सूंघकर बता सकती हूँ। माँ, मुझे भी निमोली कुछ बदली बदली सी लग रही है। हाय, मेरी तो फूटी किस्मत। मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले अखबार में मेरी ही खबर छपेगी। कुल्टा बहू की सास लटकी खंबे से, बहू और पति ने चलाया चक्कर, सदमा नहीं सह सकी। नहीं माँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। अगर निमोली उल्टा बन रही है तो वो लटके, हम क्यों लटके? आज उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। रात का समय आता है और निमोली दबे पांव मोहित के कमरे से निकलने लगती है और एक बंद कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें चली जाती है। मोहित ने आंखें खोल ली थी। वहीं दूसरी ओर मुरारी भी मालती को सोता छोड़ निमोली के पीछे उसी कमरे में चला जाता है। माँ, निमोली तो गई। हाँ, तेरा बाप भी बस अभी गया है उस बहुरिया के पीछे। चल देखते हैं माजरा। और दोनों कमरे के बाहर कान लगा लेते हैं। उनको आवाजें आ रही थी। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे ख्वाबों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली मेरी हंसनी। अरे डैडी जी, हाउ रोमांटिक यू आर। सुनकर तो हर कोई पड़ जाए। और बोलो ना डैडी जी। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ ला दूंगा मैं। सच कहूं निमोली, वो दिन भी क्या दिन थे जब हमारी निगाहें मिली। फिर मैंने उन निगाहों को अपनी निगाहों से चूम लिया और वो रसीले होठ, उफ, क्या लाल होठ थे वो दिन क्या लौट कर नहीं आ सकते। आएगा डैडी जी, जरूर आएगा। और हम दोनों यहाँ किस लिए मिले हैं? ताकि आपको प्यार मिल सके। मोहित और मालती ये सुनकर अपना सिर पटक लेते हैं, फिर दरवाजा पीटते हैं। एक उल्टा, बाहर आ, जल्दी बाहर आओ दोनों। आज रंगे हाथ पकड़ोगे दोनों माशूकों को। मुरारी और निमोली ये देख हड़बड़ा जाते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं तो मालती और मोहित लाल पीले हुए खड़े थे। निमोली, छी, पापा के साथ ये सब, शर्म नहीं आती? अरे बेजाई कल्लू कबाड़ी वाले के साथ शर्म, ये कंजर तो। और तुम मुरारी, तीरथ की उम्र में ससुरे को आशिकी चढ़ी है। अरे मोरी तो किस्मत के दिवाला ही लग गया मैया, मैं बर्बाद हो गई। माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है, ये सब जो देखा ये सच नहीं है। चुप बेशरम। ओहो बस, तुम चुप और मेरे साथ अंदर आओ। मुरारी मालती का हाथ पकड़ता है और निमोली मोहित का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले जाती है। कमरे में अंधेरा था। डैडी जी, एक्शन। और मुरारी बत्ती चालू करता है तो मालती चौंक जाती है। सामने बर्थडे की बहुत शानदार डेकोरेशन थी और मालती का नाम लिखा था। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। ये सब तो रात में शांति इसलिए चाहिए थी और मैं ना जाने क्या सब। निमोली, ये तो, हाँ शैतान दिमाग वालों, ये था सच। और क्या क्या सोच रहे थे तुम? मालती, ये सब निमोली का प्लान था। वो जानती है कि तुम कितना परेशान रहती हो, तो उसने तुमको स्पेशल फील कराने के लिए ये सब किया। नहीं मम्मी जी, सब डैडी जी का कमाल है। ये आपको रोमांटिक अंदाज में सरप्राइज देना चाहते थे ताकि अब गुस्सा थोड़ा कम और प्यार ज्यादा करो। हम 10 दिन से चुपके से उसी की तैयारी कर रहे थे। ये सुन मालती मुरारी के गले लग जाती है। सुनिए जी, निमोली बेटा, मैं ही पागल हूँ जो अपने भोले पति और प्यारी बहू के लिए गलत सोचने लगी थी। ये सब तुम्हारा नहीं, उस हल्ला हुल्ला अखबार का किया धरा है। मसालेदार खबरें हमारे दिमाग में मसाला ही तो भर देती हैं। आज से वो अखबार बंद, ठीक है? आई एम सॉरी निम्मो, इधर आओ। और सब इकट्ठा होकर मालती का बर्थडे मनाते हैं। दोस्तों, हम भी निजी जीवन में ऐसी खबरों को देखकर अपने दिमाग में शक या गलत धारणा बना लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए मसालेदार खबरों के मसाले से अपनी दुनिया में छौंका ना लगाएं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहिए कहानीबाज शो केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुसुम करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। गोलू के पापा अभी तक नहीं आए। रात हो गई है और उनका एक फोन भी नहीं आया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राजन घर में घुसता है। ए जी, कहाँ थे आप? बोलिए, कहाँ थे आप? रोज रोज का तमाशा हो गया है। इतनी रात को वापस आते हैं।
मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे हैं, मगर आपको अपने परिवार और इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी है। कुसुम राजन पर इस तरह फायर होती है कि उसकी सास सरला की नींद उड़ जाती है। नाम जितना सरल उतनी ही टेढ़ी सास। अरे क्या कोई साबुत राक्षसी ही निकल गई है जो दहाड़े मार रही है। मम्मी जी, वो गोलू की पापा रात भर घर नहीं आते हैं। मैं पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं देते। अब आप ही पूछो इनसे कि आखिर दिक्कत क्या है। चुप कर। घर के मर्द रात भर घर ना आए या 2 दिन तक, तुझे क्या? तुझे घर संभालना है वो संभाल, मेरे बेटे की ज्यादा पीछे ना पड़, ना तो तुझे घर के पिछवाड़े ही पटक दूंगी। ये सुनते ही कुसुम रो पड़ती है। राजन बेशरम जाकर सो जाता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो। कुसुम उस रात खूब रोती है। अगली रात भी राजन घर नहीं पहुंचता। तभी गोलू उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। चलो माँ, जल्दी चलो। मगर बेटू, कहाँ चलूं? और जरा सिर पर पल्लू तो करने दे। और इतनी रात को कहाँ जाना है? तेरी दादी को पता चला ना तो पता है वो कितना बरसेंगी। कम ऑन माँ, जल्दी उठो। मैं तो घर का मर्द हूँ ना, तुम मेरे साथ तो रात में बाहर चल सकती हो। कुसुम गोलू संग बाहर जाती है। इतने सालों में वो पहली बार रात में घर से बाहर निकली थी। गोलू उसे एक डिस्को जैसी जगह ले जाता है जो सड़क किनारे थी। माँ तुम छिप जाओ और अब देखना क्या होता है। तभी कुसुम देखती है कि राजन अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ वहाँ टेबल पर आकर बैठता है और अंदर से बहुत सारी हॉट सी लड़कियां बाहर आकर उनको रिझाने लगती हैं। राजन ये बता, तेरी तो शादी हो गई ना, तो फिर तू इधर मन को बहलाने क्यों आता है? हाँ यार, अगर तेरी तरह हमारी भी बीवी होती तो हम यूँ बाहर मुंह मार रहे होते क्या? राजन उनकी बातों से खींच उठता है और झल्लाकर अपना शराब का गिलास फर्श पर फेंक मारता है। अबे चुप करो बे। मेरी बीवी अरे बहन जी है, बहन जी। उसे देखकर कुछ महसूस हो सकता है क्या? वो तो पता नहीं, शायद एक दिन नशे की वजह से ही गोलू आ गया, वरना ऐसी की और तो मैं देखूं भी ना कपड़े पहनने का सलीका, ना जरा सी हॉट लगती है। उसे प्यार करने के लिए मन मचले तो कैसे मचले भाइयों, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सोच रहा हूँ अगली साल उसी बहन जी से राखी भी बंधवा लूं। और क्या बताऊं भाई, सरसों का तेल लगाती है वो, सरसों का तेल, छी। और इन अप्सराओं की महकती जुल्फों की ओर देखो जरा, ये कितनी मस्त है सबकी सब। तुम सबने भी ना अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। हाँ। कुसुम ये सब देखकर मूर्त बन गई थी। उसकी आंखें बह रही थी। वह सड़क पर बेसुध होकर चलते हुए अपने घर लौट आई। मुझे लगा था मेरे पति को मेरी सादगी पसंद है, मगर मैं तो बस एक मजाक बन गई हूँ गोलू, सिर्फ मजाक। गोलू अपनी माँ का दुख देखकर बहुत पीड़ित होता है। वो कमरे में जाता है और फोन निकालकर कुछ करने लगता है। राजन उस रात बहुत देर बाद घर लौट कर आया, मगर आज कुसुम ने उससे एक भी सवाल नहीं किया। क्या बात है, आज तुम शांत कैसे हो गदाधारी भीम? चे 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 नहीं कर रही? खाना खाकर सो जाइएगा, मैं आज के बाद कोई सवाल नहीं करूंगी। कुसुम सुबकियां लेती रहती है। ठीक है, यही जिल्लत अगर मेरे नसीब में है तो यही सही। अब ये रूप है मेरा तो इसे तो मैं नहीं बदल सकती। कुसुम सो जाती है। अगले दिन फिर वही सरला की खिटखिट, वही भागदौड़ शुरू हो जाती है। पर कुसुम आज उदास थी एकदम। शाम होती है तभी गोलू उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और आईने के सामने बिठा देता है। बैठो तो माँ और अपनी आंखें बंद कर लो और देखो मेरा कमाल। गोलू ने ऑनलाइन बहुत सारा मेकअप और सजने का सामान अपनी माँ के लिए मंगाया था। मगर गोलू ये सब तू रहने दे बेटू। क्यों माँ, अगर तुम्हारी कोई बेटी होती तो क्या वो अपने हाथों से माँ को नहीं सजाती? बस मैं एक बेटा हूँ तो रहने दो। नहीं, आज मैं तैयार करूँगा तुम्हें और फिर देखना पापा उन तितलियों को देखना भूल जाएंगे। 2 घंटे लगाकर गोलू ने कुसुम की काया पलट करके उसे एक शॉर्ट ड्रेस दी पहनने को, और कुसुम जैसे ही आईने के सामने जाती है वह खुद को पहचान तक नहीं पाती। मेरी सुंदर माँ को किसी की नजर ना लगे, अब चलो मेरे साथ जल्दी। कुसुम जैसे ही इस तरह के कमरे से बाहर आती है, सरला उसे देखकर पहचान नहीं पाती। बहू तू? और तू ऐसे बाहर जा रही है? अंदर जा भी। बस दादी, आज माँ घर की बहू नहीं, घर के मर्द की तरह हक से बाहर जाएगी। चलो माँ। गोलू कुसुम को वहाँ ले जाता है। राजन और उसके दोस्त जब आते हैं तो वहाँ आज कोई भी हॉट चिक्स नहीं पाते हैं। अरे भैया, इनको ताड़ने का ही तो पैसा देता हूँ मैं, जल्दी भेजो उनको। तभी अंदर से हॉट शॉट कपड़े पहने राजन की बीवी कुसुम आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। राजन अपनी बीवी को पहचान नहीं पाता। कुसुम अंदाज में बोलती है, हेलो स्मार्टी। तो तुम तो नहीं लगती हो यार, पर क्या मस्त लगती हो। आखिर कौन हो तुम?
मैं एक अभागन पत्नी जिसका सनम आवारा है, हरचाई है, जो एक क्रीम पाउडर और कपड़ों के बदलने से अपना नजरिया भी बदल लेता है। राजन ध्यान से देखता है और अब सारा माजरा समझ जाता है। गोलू भी बाहर आ जाता है। कुसुम, तुम इस तरह से यहाँ? तुम कितनी सुंदर हो यार, मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। आखिर मेरे पति ने आज मेरी ओर देख ही लिया, और मैं सरसों के तेल लगाने से शर्मिंदा नहीं हूँ गोलू के पापा, पर आज आपसे हो गई हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनते ही राजन गलती की माफी मांगने उसके पांव पड़ जाता है। तरस खाकर कुसुम घर तो वापस लौटी, मगर अपनी उस सादगी में। मुझे फिर से वैसा चाहते हो तो मेरा दिल जीतना पड़ेगा राजन तुम्हें। और सासू माँ, अब से रात अंधेरे में भी बाहर डिनर पर जाऊंगी। मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया। प्यार हल्लास। चलो गोलू। और कुसुम अपने पुरानी सदाबहार लुक में अपने बेटे के साथ डिनर पर गई। मगर आज उसे किसी की भी जजमेंटल आंखों से कोई दिक्कत नहीं थी। वह खुद को प्यार करने लगी थी। राजन अब डिस्को नहीं जाता था और वह कुसुम को मनाने की कोशिश करने लगा। सरला का सास का रुआब अब खत्म हो गया था। गोलू अपनी माँ को खुश देखकर खुश रहने लगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी सीरीज कहानीबाज से जुड़े केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सजना अपने घर के पीछे कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी अंदर बैठी उसकी सास शशिकला को कुएं में कुछ गिरने की आवाज आती है, बहुत जोर से। शशिकला आंगन में बैठे हुक्का फूंक रही थी। वह उठकर जोर से भागती है। अरे सत्यानाशी, अब क्या फेंक लिया कुएं में? जरूर कोई कीमती चीज फेंकी लगी। आवाज इतनी जोर से आई है जैसे कोई बड़ा पत्थर फेंका हो। पर सजना कोई भी जवाब नहीं देती है और बस कुएं से बाल्टी खींचती रहती है। तभी सजना की ननद सुशीला परेशान से बाहर आती है। अम्मा, तूने मुन्ने को देखा क्या? मैं आधे घंटे से खोज रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। अरे इधर किधर ही छुपा हुआ होगा। देख जरा, चारपाई के नीचे देख, या फिर अलमारी की पेटी में भी देख। रामरा पिछली बार वहीं छिपा बैठा मिला था। घर पूरा सिर पे उठा ली थी तू। आजा, मैं भी ढूंढती हूँ। शशिकला हुक्का गुड़गुड़ाते हुए सुशीला के साथ मुन्ने को ढूंढने में लग जाती है, पर वह कहीं भी नहीं मिलता। अम्मा, अरे मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? मेरा मुन्ना कहाँ लुका है? बाहर तो आजा। अगर तुझे मिल गया तो पीपल के बांध कर सूतूंगी। निकल बाहर। अरे बैल बुद्धि, ऐसे बुलाएगी तो क्या मुन्ना बाहर आवेगो? डर कर और छिप जावेगो। दोनों माँ बेटी मुन्ने को ढूंढते हुए कुएं के पास आती है और तभी उनको परेशान देख सजना हंस देती है। बड़ी परेशान दिख रही है सासू आज तो तू। तेरी ये बिना पूछ की बंदरिया भी ये पसीना पसीना क्यों हो रखी है? क्यों, कुछ खो गयो के? कहीं घर का चिराग तो नहीं गुम गयो? सजना का ऐसा बर्ताव देख शशिकला का माथा एकदम ठनका और अचानक से उसे कुएं से बच्चे की रोने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही शशिकला और सुशीला दोनों कुएं की ओर दौड़ते हैं। पर अने हट, परिवार खानी क्या कर दियो ये तूने? सुशीला देखती है कि कुएं में मुन्ना गिरा हुआ है। ये देख वह सिर पीट लेती है। अरे अम्मा, हमारा मुन्ना। अरे अम्मा, हमारी इकलौती औलाद गिरा दी रे इसमें ही, कुल विनाशिनी। अरे अम्मा, कुछ तो कर। सुशीला अपनी भाभी सजना से कुएं की रस्सी झपटती है और उससे पहले ही सजना कैंची उठाकर रस्सी भी काट डालती है और वह बाल्टी सीधे मुन्ना के सर पर जाके लगती है। कुछ पल में ही वह रोने की आवाज भी शांत हो जाती है। शशिकला और सुशीला की दुनिया एक झटके में खंडित हो चुकी थी। दोनों वहीं बैठकर अपनी छाती पीटकर रो रही थी। तभी सजना भी उनके पास आकर उनके सामने बैठकर हंसती है। एक झटके में ही निपट गया ना तुम दोनों का मुन्ना, घर का चिराग। बेचारा एक छपाक हुआ और पत्थर की तरह डूब गया। बेहया औरत, मेरी बेटी की कोख खा गई तू। कैसी नीच है री, क्या मजा आया आखिर? बोलना सजना भाभी, क्या मिला मेरी कोख उजाड़ कर तुमको? क्या? मैं तो भांज हो गई, तुझे छोड़ूंगी नहीं भाभी। डाकन है री तू, डाकन। कितनी सुंदर लग रही है दोनों रोते हुए। पता है, मुन्ना भी गिरने से पहले सुंदर ही लग रहा था। देख तो अम्मा, क्या मजा आ रहा है सत्यानाशी को। सजना की नीचता देखते ही उसकी सास और ननद एक साथ उसके ऊपर झपटती हैं और उसे मारने लगती है। तभी सजना दोनों को जोर से एक लात मारकर झटक कर दूर फेंक देती है। वही मजा आ रहा है जो तुम दोनों को आया था, जब तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मेरी कोख में ही मार दिया था। एकदम वही मजा। क्यों सासू,
तू बता तेरी बेटी को कि तुझे कैसा मजा आया था तब जब मेरी बेटी को लात मारकर अंदर ही अंदर मार दिया था तुम दोनों ने। हाँ, सजना माँ तो बनने वाली थी अगर शशिकला ने डॉक्टर को थोड़े फालतू पैसे देकर पता करवा लिया था कि अंदर कोख में लड़का नहीं लड़की थी। देख रही सुशीला, ये सजनिया कैसे पेट फुलाकर बेशर्मों की तरह डोलती रहती है, जैसे तो अंदर छोरी नहीं छोरा हो। आज तक तो खानदान में किसी की पहली औलाद छोरी ना पैदा हुई अम्मा, कहीं एक छोरी के बाद ही छोरा करने से मना कर दी तो। और सुशीला और शशिकला अपनी घटिया सोच से बीमार होकर सजना को जमीन पर पटक कर उसकी कोख पर लात ही लात मारते हैं। सजना बेचारी बस गिड़गिड़ाती जा रही थी। मत करो ऐसे, मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है ना, उसे मत मारो, सासू माँ चीची मत करो। पर दोनों नहीं रुकी और कुछ देर में सजना के शरीर से खून निकलता है और उस बेचारी की कोख उजड़ जाती है। आज जाकर पूरा हो गया मेरी कोख का बदला, और तुम दोनों रो ही रहे हो। अरे ननदिया, तू ही तो बोली थी कि औरत तो बच्चा पैदा करने की मस्त मशीन है, कोख तो फिर भर जाएगी, बस अंदर छोरा होना चाहिए। तो फिर कर लियो बच्चा पैदा। हाँ पर मेरी कोख तो तुम दोनों ने हमेशा के लिए उजाड़ दी थी, बांझ बनकर रह गई, कोई औलाद फिर इस पेट में पनप ही नहीं सकती। ऐसा तोहफा क्यों दिया तूने सास? और मेरी ननदिया बोलना फिर अब तो तू भी बांझ जैसी ही हो गई है और मेरा बदला पूरा हुआ। शशिकला और सुशीला अपने सभी पापों को आज एहसास हो गया था। दोनों पश्चाताप के आंसू बहाते हुए छाती पीटकर विलाप कर रहे थे। अरे मेरी चोरी का इकलौता बेटा मेरी वजह से गया। अरे मेरा मुन्ना। सजना उठकर अपने आंसू पोंछकर जाने लगती है। तभी शशिकला और सुशीला के सामने छोटा सा मुन्ना आकर खड़ा हो जाता है। उसे जिंदा देख दोनों बहुत खुश थी। मुन्ना तो ये रहा, फिर सजना वो सब नकली पुतला था। जिस तरह तुम दोनों नकली माँ हो, मगर मैं एक चीज तो जान गई कि चाहे मेरी कोख उजड़ जाए, मगर मैं किसी दूसरी माँ की कोख कभी नहीं उजाड़ सकती, कभी नहीं। मुन्ना की माँ न सही, मामी सही, पर अच्छी माएं दूसरी माओ की ममता का कत्ल कभी नहीं करती। सच मेरी कोख का बदला तो पूरा होना ही था, पर मुन्ना को खोकर नहीं, छोरी कोख में है सोचकर मार डाला। अगर तेरी सास भी ऐसा करती तो सुशीला जीजी क्या इस दुनिया में आती? जरा वक्त मिले तो सोचना कभी। सजना की बातों से शशिकला और सुशीला को गलती का एहसास तो हो गया था। दोनों बस सजना के आगे हाथ जोड़कर यूं आंसू बहा रही थी, मगर जब तक देर हो चुकी थी। सजना वह घर छोड़कर जा चुकी थी। दोनों स्त्री सृष्टि का निर्माण करने की अहम कड़ी हैं। जिस दिन शशिकला जैसे लोग यह समझ जाएंगे, फिर कभी किसी सजना की कोख नहीं उजड़ेगी और ना ही किसी को लेना होगा कोख का बदला। परिधि, आज हमारी आखिरी डेट है, कल से हम ऐसे नहीं होंगे। आखिरी? फिर क्यों? हम तो हमेशा साथ रहने वाले हैं ना। हाँ, मगर कल हम हस्बैंड वाइफ होंगे और आज हम सिंगल्स हैं। अच्छा जी, अब हम लाइसेंस के साथ डेट पर जाएंगे, ये छुपकर, शहर से दूर नहीं। रजत और परिधि अपना क्वालिटी टाइम बिताकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी कि तभी उनको ऐसा लगा जैसे कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। परिधि एक कदम से पलटकर देखती है तो वहाँ एक 5 साल की छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में फूल थे। हाउ स्वीट। पता है रजत, मुझसे गरीब बच्चे, गरीब लोग देखे नहीं जाते। भैया जरा इस छुटकी को भी खाना खिला देना प्लीज। मेरा नाम रूही है दीदी, आप फूल लोगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। परिधि मुस्कुराते हुए उससे फूल लेकर उसे सहलाती है। परिधि के सरल स्वभाव की वजह से रजत को उससे प्यार हुआ था। रजत यह देख उसका माथा चूम लेता है और घुटनों के बल आकर उसे फूल देता है। रजत, तुम मेरी अंधेरी जिंदगी का दीपक हो, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। परिधि रात भर फूलों को अपने सीने से लगाई थी, कल के ख्वाब ले रही थी। अगले दिन मंडप सजा होता है। परिधि दुल्हन बने मंडप में आती है और दुल्हा रजत सामने के दरवाजे से घुसता है। उसके साथ बाराती तो नहीं थे, पर फिर भी वो अकेला नहीं था। रजत का हाथ उसी छोटी बच्ची रूही ने थामा था जो शक्ल से गरीब नहीं लग रही थी, और रजत के साथ व्हील चेयर पर बैठी थी एक लड़की जो हिलडुल नहीं सकती थी। परिधि उन दोनों को देखते ही हैरान हो गई थी। इसे जानती हो परिधि? सुना है तुम कुछ भूलती नहीं हो। नैना, पर ये तुम इसको कैसे जानते हो? पापा, मम्मा की दवाई का समय हो गया है। ये सुन परिधि के होश उड़ जाते हैं और वो रजत की आंखों में देखती है। रजत की आंख से एक आंसू छलकता है और परिधि के कानों में बीते समय की हंसी।
परिधि और नैना बचपन से ही साथ अच्छी सहेलियां थी। साथ पढ़ना लिखना और दोनों को प्यार भी साथ ही हुआ। नैना नैना नैना, हम दोनों को प्यार भी एक साथ ही मिला। मैं बहुत खुश हूँ। सच नैना, लगता है हमारी जिंदगी भगवान ने एक ही स्याही से लिखी हो। हाँ परिधि, मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ कि भगवान तुझे मेरे हिस्से की भी खुशी दे दी। पर परिधि एक ही लड़के से बोर हो जाती थी। उसने लड़का बदल लिया, पर नैना ने अपने ही प्यार से शादी कर ली और खुश रहने लगी। रजत, अगर लड़का हुआ तो? नहीं 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 बाबा, मैंने बोला ना, मुझे चाहिए बस लड़की, सिर्फ और सिर्फ लड़की। लड़की की जरूरत क्या, एक बच्चे से मैंने शादी जो कर ली है। और कुछ वक्त बाद नैना को एक नन्ही गुड़िया जन्म लेती है। तो क्या नाम होगा इसका? हम दोनों की रूह का मिश्रण है, तो रूही नाम होगा इसका। थैंक्स फॉर गिविंग दिस टू मी। आई लव यू नैना। लव यू मोर रजत, लव यू फॉर एवर। नैना अगले दिन काम से सुपरमार्केट गई थी और वहीं उसे परिधि टकराई। लड़की, तू कहाँ गायब थी? 2 साल से ना कोई खबर ना शादी में आई। वो बस, तुझे तो पता है ना, मैं एक चीज से बोर हो जाती हूँ, तो बस इधर उधर चली गई थी। उस दिन नैना ने परिधि से बहुत बातें करी। दोनों खुश थी और फिर नैना लौट गई। रजत, आज मेरी दोस्त परिधि मिली मुझसे। वो बिल्कुल नहीं बदली यार, अब भी बड़ी जल्दी बोर हो जाती है लोगों से। सब तुम जैसे नहीं होते ना सीटू। हट। अच्छा लिसन, कल उसने मुझको हमारे वाले पुराने फेवरेट अड्डे पर बुलाया है। तुम भी आ जाना और रूही को भी लाना, पर थोड़ा देर से। पहले थोड़ी गर्ल्स टॉक एंड गॉसिप्स करेंगे और फिर तुम मिल लेना मेरी खास दोस्त से। और अगले दिन नैना परिधि के पास चली गई। दोनों अपने रेस्टोरेंट में बैठे थे। और बता यार, जिंदगी के बारे में बता। जिंदगी वही है जहाँ आपका परिवार हो। मैं बहुत खुश हूँ यार। काश तू बातें करती तो तुझे अपनी प्रेगनेंसी के किस्से भी बताती। आई एम सो हैप्पी। तू बता। हाँ, चुप हो जा यार। कल से आई एम हैप्पी की रट लगा रखी है। मुझे नहीं अच्छी लगती तू खुश, जलन होती है। मुझे एक बार भी प्यार नहीं मिल सका और तूने शादी कर ली। नफरत है मुझे तुझसे। नैना बहुत चक्की रह गई। परिधि मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रही है परिधि? प्यार तो तुझे भी मिलता था, बस तूने कभी उसे पास रखना नहीं चाहा। जिंदगी बोर होने का नहीं, रुक कर जीने का नाम है। ओहो, चुप कर ले यार, मुंह बंद कर अपना। और परिधि गुस्से से पलटकर नैना को सड़क की ओर धकेल देती है। तभी वहां से आ रही गाड़ी नैना से टकराकर ऊंची उछलती है। ये देख परिधि नैना की मदद करने की बजाय डर के भाग जाती है, मगर रजत रूही को गोद में उठाए उसी ओर आ रहा था। रजत परिधि को ऐसा करते देख लेता है। हाँ, मेरी नैना। और फिर मैंने ठान लिया कि तुमको अगर रिश्तों से भागना पसंद है तो मैं तुमको रिश्तों में बांध कर ही अपना बदला ले सकता हूँ। पता है, सबसे बड़ा झूठ तो मैं ये कहता था कि आई लव यू। तुम्हारी सादगी पसंद है और तुम बहुत अच्छी हो। हाँ। नहीं रजत नहीं, ऐसे मत बोलो। वो सब मेरी नादानी थी। रजत नहीं, प्लीज। नादानी? 3 साल से मेरी नैना बेसुध सी इसी पर बैठी रहती है। सोचो, तुम जो हर रिश्ते से बोर हो जाती हो, मेरी नैना यूं बैठी हुई कितनी बोर होती होगी। ये मासूम अपनी माँ के बिना कैसे जी रही है, ये तक नहीं सोचा तुमने, और उसे धकेल दिया मौत की ओर। ये मासूम 5 साल की उम्र में ही नैना का माँ की तरह ध्यान रखने लगी है। सब ले लिया तुमने हमारा। आखिरी बार मुझे आई लव यू फॉरएवर कहा था, और तब से बस यही बैठी है गुमसुम। मेरी नैना। परिधि नैना के करीब बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। वो मेरी गलती थी रजत, उसकी सजा ये मत दो। माफ कर दो रजत। नैना, रूही बेटा, माफ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं सकूंगी अब अकेले। प्लीज, मैं डरती हूँ रजत। डोंट लीव मी, आई एम सॉरी। यू नो व्हाट, मैं चाहता भी नहीं कि तुम जियो, इसी खोखलेपन के साथ जियो। ये सब देख नैना के हाथ में हलचल होती है और वो परिधि का चेहरा सहलाकर बस इतना ही कहती है, मेरी दोस्त। परिधि ये सुन और बिलख पड़ती है। रजत परिधि को रोता हुआ मंडप में ही छोड़ जाता है और अपने परिवार के साथ खुद की दुनिया में लौट जाता है। जिस तरह रजत ने परिधि का बिना कुछ बिगाड़े उसे कंगाल कर अपना इंतकाम लिया था, सब सिहर उठे थे। और परिधि तब से अपने कमरे के अंधेरे में बैठी रहती है और बस बड़बड़ाती हुई कहती है, मेरी दोस्त, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे ही मिनी स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए लव सिटी के नए शो कहानी बाज के साथ। कीप सपोर्टिंग। आयशा अपनी सैंडल हाथ में लिए हुए हाफती हुई सड़क पर दौड़ लगा रही थी।
बाल बिखरे थे, फाइल हाथ में थी और बस भागे जा रही थी अंधाधुंध। क्या पता कहाँ पहुंचना चाह रही थी। और वह अचानक से रुककर एक आलीशान मकान के सामने आकर रुकती है। भैया, भैया, हेलो भैया। अंदर से निखिल अपने कुत्ते किटकैट के साथ बाहर आता है। थैंक गॉड आप बाहर आए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे जानती तो मैं भी आपको नहीं हूँ दोस्त, बस बात ऐसी है कि आपको भी एक गाड़ी निकालनी होगी और भागो। निखिल आयशा की ऐसी दादागिरी देखकर हैरान था। एक्सक्यूज मी, बड़ी बदतमीज है आप हैं कौन? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप गाड़ी निकालने की बात कर रही हैं। ओहो, जान लेंगे डार्लिंग, पर अभी चलो वरना मेरी बैंड बज जाएगी। फटाफट गाड़ी निकालो और चलो। देखो इसमें चाबी भी लग रही है। आयशा गाड़ी का दरवाजा खोल लेती है और उसमें बैठने लगती है। ये देख किटकैट निखिल को खींचता हुआ भौंक रहा था। अजीब बदतमीजी है, आपकी जान ना पहचान मेरे गले पड़ रही है। देखिए जनाब, आप जो कोई भी हो, प्लीज गाड़ी निकालिए और चलिए वरना आज दुनिया खत्म हो जाएगी। गाड़ी नहीं जा सकती है, ड्राइवर छुट्टी पर है। अरे तो जनाब आप चलाइए ना। पर चलिए हुजूर, वरना अनर्थ हो जाएगा। निखिल, वो मैंने अभी नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम पढ़ा। आयशा गाड़ी की चाबी निखिल को देती है और निखिल के कुत्ते को गोद में उठा लेती है। मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। तो बुद्धू ये बोलना था ना। हटो, मैं चलाती हूँ, बैठो अंदर। निखिल अपने डॉगी किटकैट को लेकर अंदर बैठता है। ये अजीब सा तूफान निखिल की जिंदगी में आ गया था। आयशा गाड़ी स्टार्ट करती है और रॉकेट की तरह उड़ाकर एक ऊंची इमारत के बाहर रोकती है। तुम पागल लड़की हो क्या? इतनी तेज कौन चलाता है? ओह, तो यहाँ आग लगी थी जिसे बुझाने के लिए तुम ऐसे उड़कर आई हो। आग? ओह, वो ये फाइल यहाँ पहुँचानी जरूरी है। मेरी नई जॉब लगी है और बॉस की टेबल पर काम ना हो तो जॉब चली जाएगी। फिंगर क्रॉस्ड। चलो, थैंक्स मैन, बाय बाय किटकैट। आयशा निकलकर जाने लगती है कि तभी निखिल उसे बोलता है, ओ मैडम, अब ये गाड़ी क्या मैं कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा? ओ सॉरी, चलो तुम भी अंदर आओ, पर डॉग को तो बाहर ही रखना होगा। इट्स ओके, आई विल मैनेज। निखिल किटकैट को साथ लेकर ऑफिस में आयशा के पीछे चलता है और 1 मिनट में ही सारे ऑफिस वाले निखिल को घेर लेते हैं। सर आप तो वैकेशन पर थे ना? वेट, ये सब तुमको सर क्यों बोल रहे हैं? ही मैन। आयशा, अरे ये तो ओनर है इस ऑफिस के, निखिल सूद, तुझे नहीं पता? वैकेशन तो थी, पर आग बुझाने आ गया। वैसे ये नया तूफान यही काम करता है, मुझे भी नहीं पता था। आयशा की हवाइयां ये जान उड़ चुकी थी और वह जैसे तैसे अपना काम करके बाहर आती है। वो सर, एक्चुअली सॉरी, वो मुझे ना थोड़ी ही पता था कि आज पहला दिन था, कोई टैक्सी कैब कुछ मिला नहीं, तो हेल्प के लिए बस समझो बस आग ही बुझानी थी। सिट इन द कार एंड ड्रॉप मी। आयशा निखिल को उसके घर छोड़कर जाने लगती है। हे तूफान, टेक माय कार, और कल से तुम्हारे एड्रेस पर मेरा ड्राइवर आ जाएगा। वो तुमको ऑफिस भी छोड़ देगा और वापस भी। डोंट वरी, अब दोबारा आग नहीं लगेगी। आयशा ये सुनकर मुस्कुराकर कार लेकर चली जाती है। हाय, आग तो लग ही गई है ही मैन, शहर में नहीं दिल में लगी है। निखिल को गुस्से की बजाय वह अरसे बाद आज मुस्कुरा रहा था। तूफान कहीं की। अगले दिन निखिल देखता है कि उसके घर के बाहर आयशा गाड़ी लेकर खड़ी है। तुम यहाँ? ड्राइवर तो मैंने तुम्हारे घर भेज दिया था ना? हाँ, और उसको मैंने अपने घर। जब गाड़ी में चलाना जानती हूँ तो मैं ही क्यों ना बन जाऊँ आपकी ड्राइवर। और सर, हमारी तो मंजिल भी एक ही है ना, तो रास्ते अलग अलग क्यों हैं? क्यों किटकैट, आंटी से ही बोली ना? आंटी? अब आप डैडी हैं तो मैं आंटी हुई ना, डैडी की एम्प्लॉय। चलो तूफान, और इस बार धीरे चलाना, आग नहीं बुझानी। आयशा और निखिल अब अक्सर ही साथ में ऑफिस आने लगे। रास्ते भर दोनों खूब बात करते। गंभीर रहने वाले निखिल को आयशा ने कुछ ही दिनों में खुलकर हंसना सिखा दिया था। आयशा का तूफान कभी नहीं थमता था। कभी वह ट्रैफिक में रुककर आइसक्रीम लेने जाती तो कभी आइसक्रीम निखिल के चेहरे पर लगाकर हंसती। निखिल को आयशा का साथ अच्छा लगने लगा था। सॉरी सर, गलती से लगा था, पर अब आप लग बहुत फनी रहे हैं। कॉल मी ही मैन, आई लव दैट। निखिल आयशा की आंखों में देखकर उसका हाथ पकड़कर करीब लाता है। एंड आई लव। आउच सर, आई लव व्हाट? निखिल आयशा को गाल पर किस कर देता है, मगर जैसे ही वह होश में आता है उसे एहसास होता है कि वह आयशा का बॉस है। वह गाड़ी खोलकर उतरकर लौट जाता है। आई लव क्या ही मैन, यही तो जानना चाहती हूँ, आई लव क्या? निखिल ने आयशा से मिलना बंद कर दिया था और एक रोज वह उसके घर पहुंच जाती है। ही मैन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने कहा था कि मेरे करीब आओ? अगर मैं मस्ती कर रही थी तो निकाल देते नौकरी से, मार देते थप्पड़। मुझे पता था कि तुम में एक बच्चा कहीं दबा हुआ है। मैं तो तुम पर तभी फिदा हो गई थी जब अजनबी की तुमने मदद की थी। अगर अब मुंह फेर लोगे तो गलत तुम हो, मैं नहीं। काश मैं यहाँ कभी आती ही नहीं।
आयशा रोती रोती बेहोश हो जाती है। गिरने की आवाज से निखिल दौड़कर आता है, उसे उठाने लगता है पर वह नहीं उठती। सामने खड़ी गाड़ी निखिल चलाना नहीं चाहता था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह हिम्मत कर गाड़ी चलाता है और आयशा को हॉस्पिटल ले जाता है। उसे होश आता है। तुमको ड्राइव आती है हीमैन? हाँ, इसी गाड़ी की रफ्तार ने रोशनी को मुझसे छीन लिया था। तब से वो दर्द का साया, वो डर मुझे घेरे हुआ था। मेरी जान, मेरा प्यार, रोशनी मेरे जीवन से चली गई थी। निखिल और रोशनी तेज रफ्तार से गाड़ी से जा रहे थे कि तभी सड़क पर अचानक एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है, जिसे बचाते हुए गाड़ी पलट गई थी और रोशनी वही मर गई थी। तब से निखिल गाड़ी चलाने से भी डरने लगा। किटकैट वही एक्सीडेंट वाला पप्पी है। रोशनी तो चली गई और इस किटकैट को दे गई। आई लव हिम सो मच। लव हिम ओनली? नो, आई लव यू आयशा। आज लग रहा है जैसे किसी कैद से बाहर आया हूँ। हम अपने ही डर के साए में छिपकर बैठ तो जाते हैं, मगर उस अंधेरे को दूर करने को डेस्टिनी कोई ना कोई तूफान भेजकर बंद कमरे के पर्दे जरूर हटा देती है। क्यों मेरी तूफान? यस हीमैन, तो लॉन्ग ड्राइव पर चले? किटकैट चले मम्मी डैडी के साथ? और निखिल आयशा किटकैट बेबी साथ लॉन्ग ड्राइव पर चल देते हैं। और हाँ, इस बार ड्राइव निखिल ने किया था। ऐसे ही प्यार में नोक झोंक भरी कहानी के लिए आइए हमारे शो कहानी बाज पर, केवल लाभ सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चूल्हे पर दूध उबाल लेकर बर्तन से बाहर आ रहा था, तभी दिव्या आकर दूध बंद कर देती है। माँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो तुम? वंदना मुस्कुराकर बिना कुछ बोले अपना पर्स उठाकर बाहर चली जाती है। घर लॉक रखना, कोई आए तो बताना मत, माँ नहीं है। कहना घर में हम बहुत लोग हैं, बस दरवाजा मत खोलना। घर में सिर्फ दिव्या थी, मगर वंदना उसकी सेफ्टी के लिए उसे झूठ बोलने को बोलती है। वह सुपरमार्केट पहुंच जाती है और सामान उठाने लगती है। उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। तभी वह शेल्फ में रखे ब्रेड के पैकेट पर हाथ मारती है तो दूसरी ओर से भी एक हाथ पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वंदना, तुम कैसी हो? रखो तुम ब्रेड, मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं, अच्छा बाबा, एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, तुम ले लो, मुझे नीड नहीं है इतनी। वंदना शेखर की ओर देखती है पर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उस रात वंदना सो नहीं पा रही थी। मैं तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार थी, तो फिर बीते कुछ दिन से मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिव्या अपनी माँ की हर हरकत नोट कर रही थी। वह अपना फोन निकालती है और वंदना की दोस्त शेखर को कॉल करती है। माँ ने आपको कुछ बताया क्या? बात तो वही है ना दिव्या, वो कभी कुछ नहीं बताती, बस लड़ती रहती है अकेले। मैं जानती हूँ क्या करना है, आप मुझे कल 11 बजे मिलो। और अगली सुबह होती है। दिव्या के मन में भी वंदना की तरह ही कुछ चल रहा था। वंदना दिव्या को बाय बोलकर ऑटो पकड़कर पहुंच जाती है। कोर्ट के बाहर वह पहुंचती है और केबिन के अंदर जाती है। दफ्तर में सामने बैठा सब रजिस्ट्रार वंदना को पहले तो घूर कर देखता है, फिर बैठाता है। आप पिछली 3 तारीख मिस कर चुकी हैं मिसेस वंदना। ये कचहरी है, कुछ सैलून नहीं कि आपकी अपॉइंटमेंट मिस होती रहे। और आपके पति, वो तो जवाब तक नहीं दे रहे। हाँ, मुझे भी। वो सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ये डिवोर्स, वो मैं नहीं चाहती कि। ये लो, आपके पति भी आ गए। अब फटाफट से इस पर साइन करके केस क्लोज करिए भाई, मुझे इतने केस निपटाने हैं। चलो चलो मिस्टर, इधर आओ, साइन करो। वंदना अपने पति की दस्तक से ही सहम जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और उसका पति उसके बगल में आकर बैठ जाता है। वंदना उसके चेहरे की ओर देखती है। शेखर वंदना के हाथ पर अपना हाथ रखता है। क्यों घबरा रही हो? बोला था ना, साथ नहीं छोड़ूंगा। साइन करो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। शेखर साइन कर देता है, मगर वंदना नहीं करती है। उसकी आंख से आंसू बहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे प्यास लग रही है, मैं घर जाकर पानी पीकर वापस आती हूँ। वह हड़बड़ाकर बाहर निकलती है। रजिस्ट्रार वंदना की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि पानी की बोतल तो वहीं रखी थी। मिस्टर शेखर, योर वाइफ इज मैड और समवॉट। आपका तलाक नहीं हुआ ना कभी, तो आप नहीं समझेंगे सर। चलिए एक और डेट दीजिए, नॉट सी यू अगेन। और रजिस्ट्रार अपना माथा पीट लेता है। शेखर बाहर आकर देखता है तो वंदना बेंच पर बैठी हाँफ रही थी। तुम्हें सही थी कि तुमको ही आग लगी हुई थी ना मुझसे अलग होने की। देखो, बिना मेरे बताए कैसे आज यहाँ पहुंच गए। मैं 3 बार से खुद के फैसले पर सवाल करके टाल रही थी। यहाँ ऑफिस में भी तुम्हारे नंबर की जगह गलत नंबर दिए थे ताकि तुम ना आ सको और ये तलाक ना हो, पर तुम आ गए। तुम आ गए और मुझे सही साबित कर दिया तुमने। मुझे सही नहीं, इस बार गलत साबित होना था कि मेरा फैसला गलत था तुमसे अलग होने का। बहुत अकेली पड़ गई हूँ शेखर।
तभी दिव्या कार निकालती है और उसे देख वंदना हैरान थी। दिव्या दोनों को घर ले जाती है और सोफे पर बिठाती है। माँ, पहली चीज, शेखर को मैंने वहां बुलाया था ताकि तुम कुछ तो बोलो। अंदर तुम में जो 1000 तूफान उफान तो लेते हैं, मगर तुम बाहर एक नहीं आने देती हो। माँ, दूध भी गर्म होकर बर्तन से बाहर आकर एक बार शांत जरूर होता है। तुम पापा से अलग नहीं होना चाहती तो बोलती तो सही। शेखर वंदना का हाथ थामता है। वंदना, हम 1000 बातों में एक दूसरे से अलग होंगे। मैं हूँगा बुरा पति, बुरा बाप, पर तुम्हारा तो हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा था ना मैं। फिर ये सब कैसे हो गया? शेखर की नम आंखें देख वंदना उसके चेहरे पर देखती है और बीते 1 साल की कहानी याद करती है। वंदना शेखर एक आइडियल कपल की तरह मस्त थे। जवान बेटी थी जो कि दोस्त ज्यादा थी, और क्या चाहिए। मगर धीरे धीरे दोनों के मुद्दे बढ़ते गए। वंदना, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना पसंद है, ये बाई या मेड वगैरह का नहीं। तो क्या मैं मशीन की तरह लगी रहूं? बस तुम्हारी डिमांड से पूरी करते करते हाउसवाइफ बन गई हूं। और एक दिन लड़ते लड़ते वंदना ने ही शेखर को चाटा लगा दिया। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है शेखर, मैं दिव्या को लेकर जा रही हूँ। बहुत हुआ यार, नहीं निभा सकती तुम संग में। एक इंडिपेंडेंट वुमन की जगह राशन के लिए भी तुम पर निर्भर होने लगी हूँ। रहो तुम अपने मर्द होने के घमंड में। 1 मिनट वंदना, रुको। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और ये घर तुम दोनों से ही सांसें लेता है। यहाँ से तुम नहीं, मैं जाऊंगा। और शेखर वहां से चला जाता है। 6 महीने तक वंदना अकेले सब संभालती है और शेखर की याद में और खुन्नस में भर जाती है। और फिर शेखर के पास डाइवोर्स का नोटिस पहुंच गया। वह मुस्कुराकर उस पर साइन कर देता है। बोला था जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगा, मेरी वाइफी। वंदना शेखर के साइन देखकर हिल गई थी। मुझे लगा था तुम मुझे मनाओगे शेखर, पर हर बार मुझे गलत साबित कर देते हो। तलाक मुबारक हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। पर वंदना शेखर का हाथ थामकर उसे करीब बिठाई रखती है। दोनों की आंखें नम थी। ना जाओ, ठहर जाओ शेखर, नहीं रह सकती यार तुमसे अलग। समझते क्यों नहीं हो तुम? नहीं रहना इस घर का मर्द बनकर, नहीं बनना दिव्या का बाप। मुझे, मैं माँ ही ठीक हूँ, तुम्हारी बीवी ही ठीक हूँ। मुझे मजबूत औरत नहीं एक आम औरत बनना है। थक गई हूँ यार। शेखर अपनी बाहों में वंदना को थाम लेता है। थक गई हो तो मेरे पास आराम कर लो। और सुनो, अभी वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। मैं तुम्हारा हूँ, चाहे थाम लो चाहे छोड़ दो। गलती मेरी भी थी। अब तो मुझे बटर ब्रेड भी खिलाओगी तो भी चलेगा, भूखा रखोगी तो भी चलेगा। चुप करो और इधर आओ। आई एम सॉरी। दिव्या बेटा, रजिस्टर ऑफिस में फोन करके कह दो तलाक कैंसिल है। मैं और शेखर साथ रहेंगे। दिव्या डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और हंसती है। गाइस, ये बिखरता रिश्ता फिर से सिमट गया है। हम सोचते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, पर नहीं, कोई कभी भी इतना दूर नहीं जाता कि वहां से लौट कर ना आ सके। इसलिए मन में कुछ ना रखें। बहुत नाजुक हैं ये रिश्ते, इन्हें वक्त वक्त पर सहलाते रहें। माँ, डैडी, आई लव यू। और दिव्या वंदना और शेखर से जाकर लिपट जाती है। ऐसे ही रिश्तों के मोड़ देखने के लिए हमारे शो कहानीबाज की ओर मुड़े और देखते रहे लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ओ गेंदा, कहाँ मर गई री रामारी? सुबह सुबह गला फड़वा रही है। ओ गेंदारी, क्या बात है? पूरे घर में कहीं नहीं है। धरती निकल गई कि आसमां टकार गया मेरी बहू को। गेंदा के गायब होने की खबर उसकी सास गोदावरी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। और 2 दिन तक जब गेंदा नहीं मिली तो उसका पति चंपक और सास गोदावरी दोनों वहीं चौखट पर बैठकर विलाप करने लगे। ए माई, ये क्या सुना? अरे चंपक, तुम्हारी लुगाई ही भाज गई। कोई अतो है भी या नहीं ऊका? अरे भाजी तो भाजी, छत पर सूख रहे पापड़ भी उतार के कोनी गई। कल बारिश में सब भीग गए चंपक बेटे। बेचारी गोदावरी अंडे की तरह सीती थी अपने बेटे बहू को, और इसकी बहू ने भाजने से पहले एक बार भी ख्याल को न किया। मैं तो पहले ही बोली थी, अनपढ़ बहू मतला, कोई बहका के ले गया होगा। चंपक और गोदावरी हर वक्त विलाप ही करते रहते, मगर गेंदा का कुछ पता नहीं चल रहा था। माँ, मैं पुलिस में रपट लिखवाऊं क्या? रे छोरे, बावला हो गया कि ना, दरोगा के चक्कर में तो पढ़नो ही नहीं। उस संतरा की बहू की नहीं सुनी थी? जब बहू के लिए रपट लिखाई तो उल्टा बहू ने ही दहेज और मारपीट का केस करवा दिया तो। हाँ बहन जी, ये तो सही बोली तुम। आजकल ससुराल वाले तो बिना कुछ बोले भी फंसते हैं, बोल कर भी। कलजुग है चंपक बेटा, कलजुग। अब तो एक ही रास्ता है। क्या काकी? अरे कहीं से खबर खुबर आ जाए कि गेंदा निपट गई तो एक चिंता तो मिटेगी
कि आखिर गेंदा गायब नहीं हुई है, बल्कि उसका तो टक टाइम ही निपट गया है। अड़ोस पड़ोस के लोग गोदावरी और चंपक की चिंता की आड़ में खूब चाशनी ले रहे थे। गोदावरी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, पर आखिर कुछ तो बात होगी जो गेंदा यूं अचानक कहीं चली गई थी। गेंदा, तुझे मैंने रानी हार का मना किया था ना, तू बस लौट आ, मैं बनवा दूंगा रानी हार भी तेरे को। ससुरा वो गांव वाली जमीन का टुकड़ा ही बेचूंगा। बस मेरी गेंदा कुमारी, मेरी मैरीगोल्ड, तू लौट आ। अब गेंदा को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए थे। न मायके में उसकी खबर थी, न ससुराल में। चंपक और गोदावरी मातम के अंदाज में बैठे थे और अपने ख्यालों में खोए थे। गेंदा ने फिल्म देखकर बैकलेस ब्लाउज तो बनवा लिया था, मगर उसे पहनने का मौका उसे मिल नहीं रहा था। और उस दिन अपने जन्मदिन पर गेंदा ने सबसे पहले वही ब्लाउज पहना। गेंदा आज बड़ी खुश थी। जहां वह सबसे सामने से बोलती थी, आज वो जानबूझकर मुड़कर अपनी पीठ दिखा रही थी। वो काकी, अरे ये चिंटा को भी पीठ ही मिलती है क्या काटने को? देखो तो काकी, जोर खुजली चल रही है यहाँ। और ऐसे मोहल्ले में सब गेंदा की अतनंगी पीठ देखकर फुसफुस करके बातें बना रही थी। जब गोदावरी ने इस पर ध्यान दिया तो वह भड़कती हुई गेंदा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। सासू माँ, कलाई उतर जाएगी मेरी, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे मत करो ना। जन्मदिन है तो क्या आधी नंगी पीठ करके जगत में घूमेगी? देख तो औरतों के कैसे बड़े मुंह खुल रहे हैं और आदमियों की आंखें मेरी बहू को घूर के ही खा जाएंगे जैसे। तो हट, हटो मेरे घर से दूर, हट। सासू माँ, देखने की चीज है तो देखने दो ना इन सबको भी। अब इनकी वो उम्र कहाँ कि काका की काकियां बैकलेस पहनकर घूमे। गोदावरी को गेंदा की बेशर्मी पर गुस्सा आया और वो उसे चांटा लगा देती है। गेंदा सुबकने लगती है। लाज शर्म औरत का गहना होवे है गेंदा। अब अगर असली गहना नहीं पहन सकती तो लाज तो ओढ़ ही सकती है ना। देख बेटिया, तुझे आज तक किसी बात के लिए मैं टोकी हूँ, पर कुछ चीज मर्यादा से बाहर मत कर। पर गेंदा बैठी बैठी रोती रही। हाय रे चंपक बेटा, मैंने जो थप्पड़ मारा था ना, उसी वजह से गई है गेंदा। सब मेरी ही गलती है। बैकलेस ही तो पहन रही थी, कोई नागड़ी पुगड़ी थोड़ी ही घूम रही थी। जन्मदिन के दिन ही चाटा मार दिया रे, हाय रे। गोदावरी माथा पीटने लगती है। नहीं माँ नहीं, वो तुझको बहुत मानती थी, शायद वो मेरी ही वजह से गई है। अगर मैं उसको। चंपक अपना पैसों का हिसाब कर रहा था। जी चंपू बाबू, मैं क्या बोल रही थी, ये आंगन में इतने गेंदा लगा दिए हो, तनिक अपनी गेंदा को भी कुछ दे दो। सब तेरा ही तो है गेंदा, ले पैसे ले ले और ले आ जो लाना है। हाँ, जब देखो पैसा पैसा। नहीं चाहिए बाबा मेरे को, एक गेंदे का फूल दे दो, घुटने पर बैठकर फिल्मी स्टाइल में। मेरे को तो वही काफी है। पर तुमका गेंदे को बस गमले में सजाना है, अपनी गेंदा को गले से नहीं लगाना। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम। सासू माँ मेरे को कहती है, पोता दे दे, पोता दे दे। क्या पंसारी के पास से लाऊं पाव भर पोता? पति मुझे रिझाए तब ना पोता आए। हाँ, शायद इस गेंदा में ही खुशबू नहीं आती। इतना बोलने पर भी चंपक अपना हिसाब ही करने लगा था। अरे माँ, गेंदा मेरी वजह से गई है, कहती थी रोमांस कर लो। अब हम ठहरे गवार, हमको क्या पता माँ रोमांस क्या होता है। गोदावरी ये सुन टीढ़ा मुस्कुराती है। तेरे बाबा तो खूब जानते थे रोमांस, तभी तो मेरी सास को पोता मिला। पर मेरी ही गलती थी जो मैं उसे बच्चा पैदा करने के लिए बोलती थी। अरे मेरी गेंदा, लौट आ मेरी बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौट आओ गेंदा, मैं घुटने के बल बैठकर एक नहीं तुमको 1000 गेंदा गुलाब सब दूंगा, फिल्मी स्टाइल में। पर गेंदा की कोई खबर नहीं थी। दोनों माँ बेटा की रोकर आंखें सूज गई थी। दोनों गेंदा का सामान पैक कर स्टोर में डालने को डिसाइड करते हैं। नजरों के सामने रहा तो वो बहुत याद आएगी। जैसे ही वह स्टोर रूम खोलते हैं, अंदर गेंदा फर्श पे सोई हुई मिलती है। चंपक गोदावरी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो हैरान थे। गेंदा को उठाकर बिस्तर पर सुलाया जाता है और उसे होश आ जाता है। गेंदा बेटिया, तू यहाँ थी, पर कैसे? चंपक, ये तो बहू सोए स्टोर में ढिढोरा मचे बाजार में हो गया। आपने ही मुझे अंदर बंद किया था सासू माँ, और फिर आप खुद ही भूल गई। वो तो कच्चा राशन खाकर मैं 4 दिन गुजार गई, वरना ये गेंदा तो खाद ही बनने वाली थी। गोदावरी गेंदा से स्टोर में सामान रखवाती है और जैसे ही कुकर की सीटी लगती है, खुद बाहर आकर स्टोर के ताला लगा देती है और भूल जाती है। और गेंदा अंदर ही लॉक हो गई। वह चीख रही थी, मगर गोदावरी चंपक रोने के चक्कर में यह भी नहीं सुन सके। सब मेरी भुलक्कड़ स्वभाव की वजह से हुआ है,
चंपक बेटा, छोड़ा माँ को वृद्धाश्रम, छोड़ा तू। मैं तो खतरनाक हो गई हूँ। और बहू, तू पहन ले बैकलेस, पहन घघरी, पहन घाघरा पहन। मजाल तुझे मैं मना करूँ, बस कभी इस घर को छोड़कर मत जाना। तुझसे ही तो घर बगिया है। पता है तुम्हारे गायब होने समय कितने तारे दिख गए थे गेंदा। मैं बन जाऊंगा रोमांटिक पति, बस तू कहीं मत जाना। और हाँ, हम पोता भी दे देंगे माँ को। चुप करो, सासू माँ बैठी है। सुनो दोनों, मैंने सब सुना। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी सास और पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से खूब बातें बनाई, भाज गई बहू, ये वो, पर मेरी सास और पति का विश्वास नहीं डगमगाया। सासू माँ, मैं नहीं पहनूं बैकलेस। जब आप मेरी हर बात मानती हैं तो मैं आपका समझाया नहीं मानूंगी क्या? और सासू माँ, ये घर मुझसे नहीं, हम सबसे गुलशन है, क्योंकि हम सब इसके फूल हैं। आप गोदावरी और मैं गेंदा, और तुम चंपा। चंपा हो चंपक। गेंदा का सुंदर ससुराल। नहीं, ससुराल गेंदा फूल। दोस्तों, लोगों को तो दूसरों के घरों में झांककर झट से खबरें टेलीकास्ट करने की आदत है और फिर अच्छे खासे घर बिखर जाते हैं। गेंदा के गायब होने पर भी चंपक और गोदावरी का दिल बैठ गया था, पर वो किसी की बातों में बहके नहीं। पर कहीं आपके आसपास तो ऐसे पड़ोसी नहीं है? हो तो आप भी जरा बच के रहना। तो जुड़े रहिए हमारे शो कहानीबाज में केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधिका के रिश्ते के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे, मगर राधिका कुछ सहमी हुई सी थी। ये देख लड़के को कुछ संशय होता है। डैड, लड़की से बुलवा कर देखूं क्या, कहीं ये गूंगी तो नहीं? वो तुम एक गाना गा सकती हो मेरे लिए? समधी जी, आपकी बिटिया तो हमको बहुत पसंद है। बस एक बार मेरे बेटे की फरमाइश पूरी कर दे तो मजा आ जाए। गाओ बिटिया, कुंडली के साथ सुर भी मिला ही लेंगे। जी, पहले चाय ले आती हूँ, मेरी चाल भी देख लीजिएगा। और राधिका चाय लेकर आती है। जैसे ही बाप बेटे चाय की घूंट लेते हैं, उनका तो धुआं ही निकल जाता है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। क्यों, मेरे तीखे सुरों की वजह से तो आपके भी सुर निकल गए अंकल जी। ये सब तमाशा देख राधिका का बाप उसे धमकाता है। बाबा, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने सुना था कि मेरी चाल ढाल सुर ताल देखकर भी इनको मुझे बहू की तरह नहीं, दहेज के सामान की तरह ले जाना है। मैं शादी नहीं कर सकती, और इससे तो क्या, किसी से भी नहीं करनी मुझे शादी। ये तू क्या बोल रही है? हाँ बाबा, मेरा बम्बई के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अब शादी कैंसिल। यस, आई एम सो हैप्पी। और राधिका के बाबा उसे मुंबई भेज देते हैं। राधिका बहुत खुश थी। उसके मुंबई के कॉलेज में जाने की सिर्फ एक ही वजह थी, उसका पहला क्रश। 3 साल पहले राधिका ने कुछ मजबूर हालातों के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिस कारण उसका कॉलेज का क्रश करण भी उससे छूट गया। राधिका करण अक्सर अगल बगल वाली बेंच पर बैठते थे। राधिका पढ़ती कम और करण को निहारती ज्यादा थी। और एक दिन, आज तो मैं करण से कहकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अगले दिन राधिका अपना पसंदीदा सलवार कमीज पहनकर बंबई के सबसे बड़े कॉलेज में क्लास लेने जाती है। मैंने सुना था करण भी अब यहाँ स्टूडेंट नहीं है और वे वापस आ रहा है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम मिलेंगे, यहीं उसी क्लास की बेंच पर। राधिका यादों में खोई अपनी पुरानी क्लास में जा पहुंचती है, मगर उसे देख सब लड़कियां हंस रही थी। राधिका देखती है कि सब लड़कियों ने निके निके कपड़े पहने हुए थे। अरे बाई जी, ये तो क्लासरूम है, वॉशरूम यहाँ से लेफ्ट जाकर है, गो गेट सम वर्क। अरे ये तो बाई जी नहीं लग रही। ओह, कहीं तो किसी स्टूडेंट की मम्मी तो नहीं? देखो तो हमारी क्लास की भी नहीं लग रही। राधा को इस स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब नजारा देख उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी एक लड़का बाहर से चीखता आता है, करण आ रहा है, अब मजा आएगा। राधिका करण का नाम सुनते ही महक उठती है। उसकी आंखों का गम सूखकर खुशी में बदल गया था। वह फटाफट जाकर अपनी वाली सीट पर बैठकर दूसरी सीट करण के लिए रोकती है। और तभी करण क्लास में एंटर करता है। हट्टा कट्टा स्मार्ट डैशिंग लड़का था करण। कोई भी लड़की उसे एक बार देख ले तो दीवानी हो जाए। राधिका की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी वह देखती है कि पूरी क्लास अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। राधिका ये सुनते ही अचंभे में पड़ गई थी। उसका कॉलेज का क्रश अब उसका टीचर है। करण काफी गंभीर टीचर था। वह क्लास को बिठाता है और पढ़ाने लगता है। राधिका लगातार करण को घूर रही थी। तभी करण की नजर राधिका से मिलती है और वह मुस्कुरा देती है। हे, यू लड़की। करण राधिका की ओर चौक फेंकता है। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर ही क्यों है लड़की? पढ़ाई में ध्यान दो वरना पिछड़ जाओगी। सुना है मैंने एक्स स्टूडेंट हो तुम। ये सर
हकली है दोस्तों ये तो। साइलेंस। तब तो तुमको डबल मेहनत करनी होगी मेरी तरह। मैं तो यहाँ कभी स्टूडेंट था, आज प्रोफेसर बन गया हूँ। राधिका करण का बेगैरतपन देखकर मायूस हो गई थी। क्लास खत्म होती है और करण राधिका को देखे बिना ही चला जाता है। राधिका दौड़कर उसके पीछे जाती है। करण सुनो। एक्सक्यूज मी लड़की, तुम अपने यहाँ टीचर को नाम से बुलाती हो? सॉरी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं राधिका, तुम्हारी I mean, आपके बैच में थी। हम सब साथ बैठते थे। ओह वाओ, तो तुम मेरे बैच से हो। पर डियर, उस बैच में 200 लोग थे, मैं किस किस को याद रखता। राधिका करण का जवाब सुनकर हिल गई थी। उसकी जरा सी उम्मीद भी कांच की तरह बिखरी थी। दिल से खून बह रहा था। वह फिर भी खुद को एक और मौका देती है और रोज कॉलेज आने लगती है। शायद एक रोज करण मेरी ओर देखने लगेगा। और एक दिन करण ने उसकी ओर देखा। राधिका फिर से मुस्कुराई। गेट आउट। सॉरी सर, व्हाट? तुम बिना बुक्स के आज कॉलेज आ गई। राधिका, ये कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है जहाँ टीचर दोस्त की तरह बनकर बच्चों को छूट देते हैं। दिस इज माई क्लासरूम और यहाँ पर मेरा डिसिप्लिन रहेगा। बाहर निकलो। पूरी क्लास हंस रही थी। राधिका रोते हुए बाहर चली जाती है और अपने उस क्रश करण में खो जाती है। कितने सिंपल थे तुम, इसलिए मुझे पसंद थे। पर अब तुम पर ये नया रंग ऐसा चढ़ा कि मेरा करण कहीं खो गया है। पर बस, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। 1000 किलोमीटर दूर मैं यहाँ फिर से इसलिए लौट कर आई थी ताकि तुम्हारी झलक देख सकूं। उस झलक देख ली, अब मन भर गया और मेरी आंखें भी। राधिका फूट फूट कर रो रही थी कि तभी क्लास बाहर निकलने लगती है। राधिका वहीं खड़ी रही। करण उसके बगल से गुजर गया मगर कुछ नहीं बोला। तभी वह पलटता है और उसे अपनी किताब देता है। किताब नहीं है तो ये लो और पढ़ाई में ध्यान दो, मुझ पर नहीं। इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं कल वापस लौट रही हूँ अपने घर। शायद ये डिग्री, ये कॉलेज और यहाँ के लोग मेरे नसीब में अधूरेपन के साथ ही रहेंगे। फिर भी किताब रखो। करण पलटकर जा रहा था। तभी राधिका को किताब में कुछ महसूस होता है। वह खोलती है तो उसके होश उड़ गए थे। किताब में एक सूखा गुलाब था जिस पर लिपस्टिक से R+K, आर लव के लिखा था। ये वही गुलाब था जो राधिका ने जाने से पहले करण की किताब में छिपाया था, पर फिर निकाल कर फेंक दिया था। इसका मतलब करण भी नम आंखों से मुस्कुराता हुआ पलटता है और राधिका दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। जो लोग राधिका को चिढ़ा रहे थे उनकी आंख फटी की फटी रह गई। हाँ, 3 साल पहले जवाब सुनने को रुकी ही नहीं। आई लव यू टू। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारा क्रश हो सकता हूँ? इतनी प्यारी लड़की मेरा भी क्रश थी यार। पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर चली गई थी, तो जब लौटी तो थोड़ा तंग करना तो बनता था। यू इडियट, कितना तंग किया मुझे, गंदे। बट आई लव यू सो मच। पर तुम चंपू ज्यादा कूल लगते हो। अरे मैडम, पर अब मैं प्रोफेसर हूँ, थोड़ी तो स्टाइल आएगी ही ना। चलो झप्पी दो मुझे। और करण और राधिका को देर से ही सही मगर किस्मत ने मिला दिया था। इश्क करना जरूरी है दोस्तों, मिलाना ना मिलाना सब कुदरत के हवाले कर देना चाहिए। बाकी ऐसी ही प्रेम कहानियों को हमारे हवाले कर देना चाहिए। देखते रहिए कहानीबाज सीरीज लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।